Welcome everyone. Today we are going to do decomposition. Okay. We will be doing NCERT line by line and every line will be explained over here. हम यहाँ पे सारी लाइन एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे. रिकॉर्डिंग ऑन है. यस. चलो देखो, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, फिर हम इसको रीड करेंगे NCERT से लाइन बाय लाइन. तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात करी गई है डेट्राइटस की. व्हाट इज डेट्राइटस? तो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है डीकम्पोजिशन के लिए, जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेट्राइटस. ठीक है. दूसरी बात यहाँ पे ये करी जाएगी कि डीकम्पोजर क्या है. तो डीकम्पोजर वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ते हैं. तो यही बात पहले पैराग्राफ में दे रखी है. तो इसको रीड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. यू मे हैव हर्ड अबाउट अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड. सही बात है, अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉइल फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है. दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग द सॉइल. क्यों कहा गया है फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म को? क्योंकि सॉइल में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या कहा है? डेट्राइटस. उसी को हमने क्या कहा है? रॉ मटेरियल डीकम्पोजिशन के लिए. तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है, किसी भी एनिमल की डेथ से हो सकता है, प्लांट डेथ हो सकती है, ये सब क्या बनाते हैं? आगे जाके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं. तो ये कह रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सॉइल में, उसका ब्रेक डाउन करते हैं ये, प्लस जो सॉइल है उसको लूजनिंग भी करते हैं. जिस मतलब एरेशन के लिए पोर्स क्रिएट करना, ये जहाँ भी चलते हैं तो एक पूरा रास्ता बना के चलते हैं. तो सॉइल में क्या होता है? एरेशन के लिए पोर्स क्रिएट होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. इसी प्रकार से जो डीकम्पोजर होते हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं. इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से? तो वो इनऑर्गेनिक मैटर हो गए आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीफ, bark, flower and dead remains of animals including fecal matter constitute the detritus. तो detritus का composition क्या है? जैसे कि मरी हुई पत्तियां जो सूख जाती है, पत्तियां नीचे गिर जाती है, पेड़ की छाल, सूखे फूल जो नीचे गिर जाते हैं, या डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, कोई जानवर मर गया उस एरिया में, या फिर जो फीकल मैटर होता है जानवरों का, इंसानों का, ये सब क्या कंस्टिट्यूट करता है? डेट्राइटस. ठीक है, विच इज द रॉ मटीरियल फॉर डीकम्पोजिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रॉ मटीरियल फॉर डीकम्पोजिशन डेट्राइटस होता है. इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन आर. अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में? पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. 5 स्टेप्स हैं: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. तो अब एक एक को हम देखेंगे. सबसे पहले इस पैराग्राफ में आते हैं अपन डेट्राइटिवोर्स. डेट्राइटिवोर्स में एग्जांपल अर्थवर्म ले सकते हैं हमने अभी देखा कि कितना हेल्पफुल होता है ये. तो डेट्राइटिवोर्स एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. डेट्राइटिवोर्स का यही काम है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. भाई किसी भी कोई भी कंपाउंड है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे हमने फंगाई में भी पढ़ा हुआ है फ्रेगमेंटेशन के बारे में. कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे ये कंपाउंड है, इसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया तो इसके फ्रेगमेंट्स बन गए. उसी तरीके से भाई हमने भी यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग. तो फ्रेगमेंटेशन क्लियर हुआ. दूसरे प्रोसेस पर चलते हैं लीचिंग पे.
By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and gets precipitated as unavailable salts. अब देखो यार, लीचिंग में क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा जगह कर दो इधर। लीचिंग में एक्चुअली क्या होता है कि सपोज करो कि ये अपना सॉइल होराइजन है, एक मिनट यहाँ बना लेते हैं, सॉरी गाइस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। तो देखो सपोज करो कि ये अपना एक अपन ने क्रॉस सेक्शन काटा है अर्थ का, ये सॉइल होराइजन है, लेयर्स होती है, सबसे नीचे भाटे होते हैं, फिर ऊपर जाते 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 एलुवियल सॉइल, मोस्ट प्रेसिपिटेटेड सॉइल सारी आ जाती है। तो ये कह रहा है सपोज ये सॉइल होराइजन है, अब इसमें होता क्या है, इस लाइन को वापस पढ़ो। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, देखो फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, हमने इनऑर्गेनिक में भी कन्वर्ट कर दिया, अब इनमें से जो वाटर सोल्यूबल हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ रिसते जाएंगे, नीचे की तरफ क्या होते जाएंगे, रिसते जाएंगे, मतलब जैसे यहाँ पर है तो अब ये यहाँ डाउन तक आने की कोशिश करेंगे, जितना जितना वो जहाँ जहाँ तक पानी नीचे जाएगा ये भी उनके साथ साथ वहाँ तक नीचे चले जाएंगे। तो बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन, सॉइल होराइजन में नीचे जाने के बाद क्या होता है, इनका प्रेसिपिटेशन होता जाता है, ये यहाँ पे कलेक्ट होते जाते हैं, जमते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जमते जाते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आए तो ऊपर क्या होने लगेगी, इनकी कमी होने लगेगी, और ये क्योंकि एकदम इस पार्ट में आ गए सॉइल के कि जहाँ किसी प्लांट की रूट्स नहीं पहुँच पा रही है, तो अभी अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में प्रेजेंट है, इनका कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है, ऊपर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो इनका तो यूज़ नहीं कर पा रहे, प्लस इनकी यहाँ कमी भी होती जा रही है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। The process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated as unavailable salts. अब बात आती है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब बैक्टीरिया और फंगस भी एंजाइम्स रिलीज करता है, बैक्टीरिया एंड फंगस ऑल्सो रिलीजेस एंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर डेट्राइटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्यों कहा, क्योंकि कैटाबॉलिज्म होता क्या है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में जब हमारी बॉडी के अंदर या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ता है तो कैटाबॉलिज्म होता है बॉडी में। और कैटाबॉलिज्म और फ्रेगमेंटेशन में फिर डिफरेंस क्या रहा, कैटाबॉलिज्म जो है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से होता है, डिफरेंट कैटलिस्ट्स की हेल्प से होता है। तो फंगल एंड बैक्टीरिया अपने एंजाइम्स की हेल्प से इसको डिग्रेड कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इसमें हमने इसको बोल दिया कैटाबॉलिज्म। तो ये बात अब मेरे को लगता है याद रह जाएगी, एंजाइम्स की वजह से कैटाबॉलिज्म बोला है। अब एंजाइम्स कौन रिलीज कर रहा है, एंजाइम्स तो बैक्टीरिया और फंगाई रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको प्रोसेस पता चल गया, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। एक सिंपल वे में मैं इन तीन को एक बार वापस अपन शॉर्ट को एक रिविजन्स ले लेते हैं इन सब के। फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। लीचिंग में क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल होराइजन में नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो गए, जिससे ऊपर कमी हो गई, और इन प्रेसिपिटेटेड जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये अब कोई प्लांट यूज नहीं कर पा रहा, अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह ये प्रेजेंट है। तीसरी प्रोसेस अपनी क्या थी, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या था कि जो बैक्टीरिया और फंगाई थे वो अपने एंजाइम रिलीज कर रहे थे डेट्राइटस में, क्योंकि ऑफ कोर्स यार बैक्टीरिया तो एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, फंगाई भी ऐसे डेट्राइटस वाले एरिया में ही ग्रो करती है जहाँ इसको मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपने एंजाइम्स से सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना देते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम दो प्रोसेस और हैं इसमें, उनकी तरफ चलेंगे, पर अभी हमने जो तीन प्रोसेस पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, इनमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि ये तीन प्रोसेसेस डेट्राइटस में होती है। लिख लो साइड में, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म कहाँ होती है, डेट्राइटस में, इसलिए इन तीन का एक ग्रुप बनाया मैंने। और दूसरे ग्रुप में हमारे पास जो है
जो कि 2 प्रोसेसेस हैं जो कि सॉइल में होती है। वो 2 प्रोसेस जो अब हम पढ़ेंगे वो किस में होगी? सॉइल में। कौन कौन सी है वो प्रोसेस? ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये प्रोसेस किस में होएगी? सॉइल में होएगी। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर अब अपन ये 2 प्रोसेसेस और पढ़ते हैं। चलो, देखो यहाँ लिखा भी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप इन डिकम्पोजिशन। अबव स्टेप कौन सी? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक हो रही है ऑन डेट्राइटस, साथ साथ एक के बाद एक डेट्राइटस पे हो रही है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन अकर इन सॉइल, और कब होती है? ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है उस समय पर ये सॉइल में होती है। तो ये 2 चीजें हमको याद रखनी है। क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट ईयर्स में कि प्रोसेसेस विच अकर इन सॉइल, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमिफिकेशन की बात करते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड्स, Humification leads to accumulation of dark amorphous substance called humus. ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि डार्क कलर्ड एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब जिसमें पानी नहीं होता, एकदम वाइटिश ब्लैकिश टाइप होता है वो थोड़ा, है ना, खुरुद्रा खुरुद्रा भी होता है। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, इसका अक्यूमुलेशन सॉइल में होने लगता है। ठीक है, अब ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। और ये जो ह्यूमस है, माइक्रोबियल एक्शन जैसे कोई सा भी, जैसे माइक्रोबियल एक्शन में बैक्टीरिया जो कि एंजाइम्स रिलीज कर रहा था अपने, वो भी एक माइक्रोबियल एक्शन है। तो बहुत सारी माइक्रोबियल एक्शंस हो जाएंगी। ऐसी माइक्रोबियल एक्शंस से के खिलाफ ये क्या है? रेजिस्टेंस है, मतलब इस पे इन चीज़ों का असर नहीं होता। प्लस अब क्योंकि इस पे इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा, अभी हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया कि वो कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सॉल्युबल कंपाउंड्स में इसको डिकम्पोज कर रहा है, डेट्राइटस को। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, तो इसका जो डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन क्या होगा? बहुत ही स्लो रेट से होगा। ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, है ना। इतनी आसानी से अगर ये टूटेगा नहीं तो इसका डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो ये भी बात याद हो गई हमको। बीइंग कोलॉइडल, कोलॉइडल क्या होता है? जिसमें सस्पेंशंस होते हैं। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट। अब देखो, एक तो इसका डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा, तो ज़्यादा टाइम तक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी रहेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है तो। पर अगर, क्योंकि कोलॉइडल है, कोलॉइडल में इस कोलॉइडल होने से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर, मतलब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी ये डाउट है। तो अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ा था लीचिंग, उसमें क्या हो रहा था कि पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स नीचे रिसते जा रहे थे। अब आपको कोलॉइड्स का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको ये तो पता होगा कि इसमें सेडिमेंटेशन और ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। जो पार्टिकल है वो वहीं का वहीं सस्पेंड रहता है, बीच में है तो बीच में ही सस्पेंड रहेगा। तो क्योंकि ये कोलॉइडल नेचर है तो ये न्यूट्रिएंट्स को नीचे रिसने नहीं देता है। अब न्यूट्रिएंट्स नीचे नहीं रिसेंगे तो ये सॉइल, जैसे सॉइल है तो ये इसके इस पार्ट में मेजरली ऊपर ऊपर ही रहेंगे। तो ये एक एज अ रिजर्वोयर, मतलब न्यूट्रिएंट रिच हम कह सकते हैं ह्यूमस को, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को नीचे रिसने नहीं देता, मतलब कि ये लीचिंग को भी रोकता है। ठीक है, ये इसका एक डीप कॉन्सेप्ट था। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब ह्यूमस को कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमस को डिग्रेड करते हैं, भले ही धीरे धीरे कर रहे हैं पर करते तो हैं। ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, एक्सट्रीमली स्लो रेट पर भी हो रहा है, बट हो रहा है। तो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है कि जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, अब हमको जितना भी हमने पूरा डिकम्पोजिशन किया, जितना भी हुआ, अब हमको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल गया है और इनका जो रिलीज है इसी को हम क्या कह देंगे? मिनरलाइजेशन।
होप सो समझ आया हो। तो एक बार ह्यूमस और मिनरलाइजेशन को मैं सिंपली बता देती हूँ। ह्यूमस में मेन क्वेश्चन बनेगा कि ये कैसा दिखता है, तो डार्क कलर्ड एमोर्फस, ठीक है। इसकी दो प्रॉपर्टीज, एक तो ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के, प्लस स्लो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन याद है तो स्लो डिकम्पोजिशन अपने आप याद रहेगा, ठीक है। बीइंग कोलॉइडल, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कोलॉइडल नेचर है। कोलॉइडल नेचर होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स को नीचे रिसने नहीं देता। न्यूट्रिएंट्स को नीचे अगर इसने नहीं रिसने दिया तो ये क्या है, एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट काम करेगा। और ह्यूमस इज डिग्रेडेड फर्दर माइक्रोब्स, और जो रिलीज ऑफ मिनरल होता है वो मिनरलाइजेशन होता है। आई होप सो ये 5 प्रोसेस हमको एकदम क्लियर हो गई है। अब हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन किस टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ, फिर अपन रीड करेंगे। तो देखो, पहली चीज, डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, मतलब कि ये एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो केमिकल कॉम्पोजिशन, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी जो टेम्परेचर और सॉइल होता है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर होता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिकम्पोजिशन का, ठीक है। मतलब क्या तापमान है वहाँ पे, वहाँ की मिट्टी में मॉइस्चर कितना है, क्लेई सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, कितना पानी है उसमें, कैसी मिट्टी है, तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत कम पानी है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है, बिल्कुल अकाल पड़े ऐसी ज़मीन, बंजर ज़मीन है, तो वहाँ डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। फंगाई जैसे जितने भी हैं ये सब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो एंजाइम्स कैसे रिलीज होंगे। तो इस तरीके से मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है। और अगर रेती है तो वहाँ तो कोई डिकम्पोजिशन जैसी मतलब होता है पर इतना नहीं होता। फिर हम डेट्राइटस की बात करेंगे। डेट्राइटस में कॉम्पोजिशन क्या है, तो डेट्राइटस जो होता है वो लिग्निन और काइटिन रिच होता है। लिग्निन और काइटिन रिच, ये एकदम म्यूकसी टाइप सब्सटेंसेस होते हैं लिग्निन और काइटिन। मोस्टली इनका होता है कि मतलब वैसे तो प्लांट्स में भी पाया जाता है, ये प्लांट्स में तो ये वाटर रेजिस्टेंट के काम करता है, ठीक है। अब क्योंकि डेट्राइटस में अगर लिग्निन और काइटिन बढ़ा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि हमको पता है कि लिग्निन प्लस ये काइटिन तो आर्थ्रोपोड्स में होता है, बहुत आसानी से टूटता ही नहीं है। ये बात तो हमने 11th में भी पढ़ी है, काइटिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मटीरियल, राइट। नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस अगर डेट्राइटस में इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी क्विक होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो होता है वो फेवरेबल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो वार्म प्लस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड एनएरोबिसिस जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं, ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें रीड करते हैं पूरा। Decomposition is an oxygen requiring process, यहाँ पे लिख लो aerobic process. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. ये बात भी हमने पहले कर ली कि जो एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगी अगर लिग्निन और काइटिन बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको डिग्रेड करना इज वेरी डिफिकल्ट, होते हैं बट डिफिकल्ट, ठीक है। और क्विक होगी अगर डेट्राइटस नाइट्रोजन प्लस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर्स इनमें रिच हो, ठीक है। तो शुगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, सुक्रोज इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ओके। Temperature and soil moisture are most important climatic factor that regulate the decomposition through their effect on activity of soil microbe. अब टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, जैसे कि अगर बहुत ही बंजर ज़मीन है, बहुत ही गर्मी वाला इलाका है, तो वहाँ फंगाई ग्रो नहीं करेगा। अगर वहाँ फंगाई ग्रो नहीं करेगा तो एंजाइम्स कैसे रिलीज होंगे फर्दर कैटाबॉलिज्म के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब आते हैं वार्म। अब वार्म से क्या मतलब है,
एकदम गर्मी वाला इलाके की बात नहीं हो रही, जैसे कि जैसलमेर हो गया। वार्म से मतलब है जैसे कि जो अपना मिड इंडिया में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि 25 to 30 के बीच वाला जो टेम्परेचर, वार्म से ये मतलब है। और मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जहाँ बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं डिकम्पोजिशन को। वेयर एज लो टेम्परेचर और एनएरोबिसिस जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर उसी पर्टिकुलर एरिया में बिल्डअप होता रहता है और आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो, इसमें नेक्स्ट वीडियो एनर्जी फ्लो पे आएगा हमारा, बट उससे पहले एक डायग्राम है जो हमको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस डायग्राम से भी अच्छे क्वेश्चन नीट में तो आ सकते हैं, क्योंकि 2025 का नीट इज बीइंग एक्सपेक्टेड टू बी टफ, सो वी कांट लीव एनीथिंग। तो देखो यहाँ एक पेड़ दिखा रखा है, पेन दूसरा में, यहाँ एक पेड़ दिखा रखा है अपन को, ठीक है, एक पेड़ है यहाँ पे, और इसमें बोला है कि एक पेड़ सॉइल में ग्रो कर रहा है, इससे एक पत्ती गिरी जमीन पे, अ ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब इस ग्रीन लीफ को कौन खाए, अब ग्रीन लीफ गिरी एक जमीन पे तो इसको कीड़े खाएंगे। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, कुछ तो इंसेक्ट और एनिमल्स ने खा लिए, जैसे ये दिखा रखा है, ये इसको खा रहा है। एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर इनटू द फूड वेब। अब यहाँ से फूड वेब की शुरुआत हो चुकी है। जो न्यूट्रिएंट्स इस लीफ में थे, जो एनर्जी इस लीफ में थी, इस कीड़े के द्वारा क्या हो गई, फूड वेब में आ चुकी है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दी, इस स्टेप के बाद दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो ये सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, या तो केमिकल एक्शन से ये सॉइल में रीच कर जाएंगे, जो थोड़ा इनर एरिया है, डीप सॉइल। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया, या फिर ये जो ये पूरी लीफ तो खाएगा नहीं, थोड़ी बहुत लीफ रख देगा इधर उधर, तो उस लीफ को या तो डिकम्पोजर्स से पार्शियली कंज्यूम हो जाएगी, जैसे कि फंगाई बैक्टीरिया उस पर ग्रो करने लग गए, उसको कंज्यूम कर लिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, और फिर ये जो है ये अपना जो एक टर्जेट फॉर्म है उसको लूज करते जाएंगे और किस में बदलते जाएंगे, कूड़े कचरे में ये बदलते जाएंगे। ठीक है, अब फर्दर आते हैं हमारे अर्थवर्म। अब ये इस कूड़े कचरे को कौन खाएगा, इस कूड़े कचरे को खाने आएगा अर्थवर्म। अब इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी एक कीड़ा खा रहा है, एक्चुअली में अगर देखो तो ये एक मॉथ है, इन एक्चुअल इट इज़ अ मॉथ, और ये मॉथ इस पूरी लीफ को नहीं खाएगा, ये कुछ लीफ छोड़ देगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इस लीफ का ह्यूमस बन जाए और वो एकदम सॉइल में उससे न्यूट्रिएंट्स विट्रेंट्स जितने भी वो लीच कर जाएं, या फिर इसको कोई फंगई या बैक्टीरिया अपने एक्शन से और फर्दर डिग्रेड कर दे, जो कि किसके खाने लायक बन जाए, अर्थवर्म के खाने लायक बन जाए। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स, फंगई। माइट्स मतलब छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो मतलब मिलते जाते हैं, सब जगह मिलते हैं ये। ठीक है, तो इसको कौन खा जाए, अर्थवर्म इसको खा जाए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिच हो गई है सॉइल, क्योंकि इन्होंने पूरा डिकम्पोज नहीं किया है अभी तक, और ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिच हो गई है सॉइल। अब क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल इस ट्री को भी मिल जाएगा, ये ट्री क्या करेगा, वापस इस ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। तो ये पूरा डायग्राम हमको याद रखना है। थैंक यू।